नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। कर्नल वीरेंद्र साही सर के साथ आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं। भारत के पड़ोसी देश नेपाल के साथ हमारे संबंध अब किस दिशा में आगे बढ़ने जा रहे हैं, उस पर एक बड़ी टिप्पणी की ज़रूरत है, क्योंकि नेपाल के युवा प्रधानमंत्री बालेन शाह तमाम अंतर्विरोधों के बावजूद ये तो संकेत देते रहे हैं कि वो पड़ोसियों के साथ भी बेहतर संबंध रखेंगे। लेकिन नेपाल के साथ भी भारत के छोटे ही सही लेकिन सीमा विवाद हैं, और उस सीमा विवाद के संदर्भ में उन्होंने कहा कि भारत ने ही नहीं बल्कि नेपाल ने भारत की ज़मीन पर कब्जा की है। अब चीन की तरह नेपाल भी उसी भाषा में बात करे और उसकी भाषा बड़ी गड्डमड्ड हो तो वो विश्लेषण के योग्य होता ही है। और इसी बीच नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल भी आए और वो कुछ दूसरी बात कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि भारत और नेपाल के संबंध स्टैग्नेंट नहीं होंगे बल्कि और तेजी से आगे बढ़ेंगे। तेजी से आगे बढ़ना ही चाहिए, क्योंकि दोनों पड़ोसियों का संबंध रोटी और बेटी का है। ऐसे में दो परस्पर विरोधी बातें आती हैं और वो शो करती हैं कि नेपाल और भारत के संबंध इस डगर पे जाएंगे। किस डगर पे वो जा रहे हैं, इस पर वीरेंद्र साही सर की परख हम जानना चाहेंगे, जो उन्होंने सोचा समझा और जो वो बताने जा रहे हैं। ओवर टू यू सर। धन्यवाद दिवाकर जी। इस बात में तो बिल्कुल कोई संदेह नहीं है कि नेपाल के और भारत के बहुत पुराने रिश्ते हैं, और इस बात में भी कोई संदेह नहीं है कि इस पूरे संसार में नेपाल ही एक हिंदू राष्ट्र है। और मुझे कहने में ये संकोच नहीं है कि भारत एक हिंदू प्रधान राष्ट्र है। हमारी जनसंख्या को देखती, और जैसा आपने कहा, रोटी बेटी का रिश्ता प्राचीन देखा जाए तो सीता माता का ओरिजिन, उसके बाद के अगर मिडिल और उसके मॉडर्न हिस्ट्री में आते हैं तो नेपाल की रानियां कश्मीर में आती रही। तो करण सिंह की वाइफ ये भी नेपाल से। उन सब चीजों को देखते हुए हमारे पुश्तैनी संबंध है। और बुलेन शाह एक जैन जी के नौजवान जोशीले यंग संसार के यंगेस्ट हेड ऑफ द स्टेट, और जिस तरह वो जैन जी के थ्रू आए हैं, उनका हर पुरानी चीज को नकारना और एक नई दिशा में देखना, मैं समझता हूँ एक यंग लीडर का जोश का हिस्सा है। कुछ मैच्योर हो जाएंगे समय के साथ। एक देश का प्रतिनिधित्व करना एक बड़ी जिम्मेवारी है, और जब जिम्मेवारी का वजन कंधे पर आता है तो फिर मुझे मैच्योरिटी भी आई जाती है। शायद इसी को देखते हुए जो उनके विदेश मंत्री आए, और उनका एक वक्तव्य बहुत प्यारा लगा जो उन्होंने आते ही दिया कि हम कोई पिछला बोझ कंधों पर उठाकर आगे नहीं बढ़ सकते। हमें एक नई दिशा में, नए विचार में, नई रोशनी को देखना चाहिए। मैं समझता हूँ एक विदेश मंत्री का एक बहुत पॉजिटिव सा अप्रोच। जहाँ तक भारत का सवाल है, न सिर्फ हमारा इतिहास पुराना है, हमारी लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप और कमर्शियल लीडरशिप, सभी हर रूप में नेपाल से एक बड़े भाई की तरह का रिश्ता रखते हैं। तो उसी तरह हम उनको आज तक व्यवहार करते रहे हैं। ये व्यवहार मैं समझता हूँ उसी सुदृढ़ता से, उसी मैच्योरिटी से और उसी सूझबूझ और समझदारी से चलते रहना चाहिए।
हाँ, मतभेद होते हैं, पड़ोसियों में भी होते हैं, घर में भी होते हैं, और वो सुलझाए भी जा सकते हैं। इसके पहले कि मैं सीमा के मतभेद पर आऊं, मुझे ज्यादा चिंता जो बॉर्डर पर बदलती हुई हालत है, जिसके लिए मैं इतना नेपाल को जिम्मेवार नहीं ठहराता, जितना मैं संसार की उन शक्तियों को जिम्मेवार ठहराता हूँ जिन्होंने के नेपाल के और हमारे बॉर्डर को बहुत सजगता से और बड़ी चालाकी से वहाँ की डेमोग्राफी को बदली करने की कोशिश की। झारखंड और यूपी में हमने काफी हद तक उसको संभाल लिया है। नेपाल को भी आवश्यकता है कि अपने उस बॉर्डर को जो भारत के साथ मिलता है, वहाँ की डेमोग्राफी की ओर तवज्जो करें, जो उनके राष्ट्र के लिए भी लाभदायक होगा। हमारे जो आपसी रिश्ते हैं उनके लिए भी लाभकारी रहेगा। बाकी उनको कितना ज्यादा निर्भरता उनकी भारत पर है, ये भी समझ आने लगा है, आ रहा है, और जो नहीं आ रहा है वो समझाया जा सकता है। आज भी वहाँ से कंसेशनल पेट्रोल ले रहे हैं, दवाइयाँ ले रहे हैं, खाद्य पदार्थ ले रहे हैं, वो कितनी किस्म की और सहायता और व्यापार का रास्ता, पूरे संसार से मेल जोल का रास्ता उनसे ले रहे हैं। ऐसी सूरत में उनका हमारे बिना गुजारा हो पाना शायद उनके लिए ज्यादा लाभकारी या ना रहे, या मैं कहूँ कि उनके लिए हानिकारक ही हो सकता है। अब जैसा वो पेट्रोल वहां से गाड़ियां, हमारा तो बॉर्डर खुला हुआ है, आ जाती हैं और पेट्रोल टैंक फुल कराकर चले जाते हैं। वही अब सर। मैं समझता हूँ पिछले कोई 1 आध 2 महीने से कुछ जब से पेट्रोल की संसार भर में शॉर्टेज शुरू हुई है, तो शायद हमारे कुछ पेट्रोल पंप्स को हिदायत दी गई होगी तो नेपाल के नंबर की जो गाड़ियां आती हैं उनको उतना ही पेट्रोल दिया जाए जो उनको उनकी सीमा के पार ले जाए और अंदर कुछ दूर तक ले जा सके। वो टैंक फुल कर कर ले जाना, वहां से टैंक खाली कर लेने और फिर टैंक फुल कराना, ये जो ट्रेन चल रही थी इस पर अब कुछ काबू किया जा रहा है। अब वो यहाँ से स्मगल नहीं कर पाएंगे। जेरिकन्स वगैरह या ड्रम्स में तो हम देते नहीं थे, पर टैंक फुल कराया है, दूसरे दिन खाली करके फिर आ गए। जितनी रनिंग नहीं होती थी, लाजमी तौर पर वो एक टैंक में जाकर वहां का आगे सप्लाई करते, उस पर बंदिश लाने के लिए ये लाया। और शायद इस तरह के कुछ और कदम हमें उठाने पड़ेंगे जो हमारे लिए भी आवश्यक है, और कम से कम उनको एक समझदारी देने के लिए काफी है तो वो जितना मर्जी उछलें, उनकी भारत पर निर्भरता है और कायम रहेगी। ये हमारा इतिहास भी कहता है, हमारा भूगोल भी कहता है। नहीं, मैं हमारा जब कह रहा हूँ तो नेपाल और भारत का दोनों का जिक्र कर रहा हूँ। दोनों देशों का इतिहास, दोनों देशों का भूगोल हमें एक आपसी समझौता, आपसी प्यार, आपसी लेन देन के लिए एक आवश्यकता बना देता है। अब बात करेंगे दिवाकर जी, जो हमारे संबंधों में थोड़ी खटास आई, ये जो हमारा बॉर्डर है और जो सीमा बनी, ये एक नेपाल का 1918 में अंग्रेजों से युद्ध हुआ था, और जब युद्ध विराम किया गया उस समय इस सीमा का निर्धारण हुआ। उसको 1918 का फैक्ट्री कहा जाता है, जो अंग्रेजों के और ब्रिटिशर्स और नेपालियों को बीच हुआ। नेपाल जे.एंड.के की तरह कभी अंग्रेजों की कॉलोनी नहीं बना, उनका रेजिडेंट, ब्रिटिश रेजिडेंट नेपाल में रहता था और उनका रेजिडेंट ही जे.एंड.के बनाकर। मोर
like an ambassador than a ruler. जिसका के कारण ब्रिटिशों ने कहा था कि वो नजर रखना चाहते थे किसी भी रशियन इन्फ्लक्स या रशियन एम्बिशन को नजर में रखने के लिए। ये सिलसिला चलता रहा, फिर ब्रिटिशर्स ये इलाका छोड़ गए और जो सीमा उनके साथ निर्धारित थी वो चलती रही। 1918 में ना मैप्स इतने एक्यूरेट थे, ना कोई सैटेलाइट सर्वे था, ग्राउंड सर्वे की फैसिलिटीज भी कोई ज्यादा साइंटिफिक नहीं थी, मैनुअल हुआ करता था। और जो मेन मुद्दे हैं हम दोनों के बॉर्डर के, वो एक तो लिम्पी यधुरा, लिम्पियाथुरा, जी, एक काला पानी और एक लीपू लेक, हाँ लिपू लेक, इन 3 इलाकों पर संबंधित हैं। और टोटल इलाका भारत की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत छोटा होता है, 300 साढ़े 300 स्क्वायर किलोमीटर का है, जिसके के लेन देन के ऊपर कुछ प्रश्न चिन्ह नेपाल ने उठाए। ये प्रश्न चिन्ह इसलिए उठे कि जो काली रिवर है, काली रिवर, उस काली रिवर का कहाँ से प्रारंभ होता है स्लो, तो वो जहाँ से रिवर शुरू होता है उस जगह से सीमा मानते हैं। जबकि भारत का कहना है कि एक पंखयाड़ जगह है, ये पंखयाड़ जगह जो है ये काली रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है। तो हम लोग के पंखयाड़ से सीमा को मानते हैं, क्योंकि उसके ऊपर का जो इलाका है वो हमारी दृष्टि से हमेशा हमारे ही में था। उसका प्रयोग हम पिलग्रिमेज के लिए यूज किया करते थे, अभी तक यूज करते आ रहे हैं। कुछ इसमें गड़बड़ी आई जो 1962 1962 में चाइनीज एग्रेशन के बाद जो कुछ फेर बदल हुआ बिटवीन चाइना, तिब्बत, भारत, तो ये जो ट्राई जंक्शन था, यहाँ पर सीमा में कुछ मतभेद आए जो कि सॉल्व कर लिए गए थे। और 1954 से लेकर अभी तक वहाँ पर हमारे इंडो टिबेटन बॉर्डर फोर्स का क्या था, कोई किसी का क्लेम या काउंटर क्लेम नहीं था, और हम उसी को निर्धारित तौर पर आज तक के लिए सीमा मानते आ रहे हैं। हालांकि चाइनीज का जो विस्तारवादी तजुर्बा रहा है और जो उनका इतिहास रहा है, न सिर्फ भारत या नेपाल या तिब्बत या भूटान के साथ, बल्कि उनके चारों पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण उनका कुछ विस्तारवादी प्रोग्राम रहा है। और जब चाइनीज इन्फ्लुएंस नेपाल में कुछ समय के लिए ज्यादा हो गया, तो शायद उसी से प्रभावित होकर उन्होंने ये काली रिवर के साथ सीमा निर्धारण था जो 1954 से उनको मान्य था, और जो इन प्रिंसिपल ऑक्यूपेशन में था और है, उस पर कुछ प्रश्न उठाने शुरू किए। यहाँ तक कि उन्होंने अपने नेपाली करेंसी का 100 रुपए का नोट निकाला, तो उसमें इस इलाके को अपने देश में दिखाना प्रारंभ कर दिया, अपने देश के नक्शे। अब वो अपना नोट किस पर छापते हैं, किसका तस्वीर छापते हैं, क्या छापते हैं, वो उनकी इच्छा है। पर हमारे देश के भाग को अपने नोट पर अपना दिखाएं, ये दो अच्छे पड़ोसियों के लिए एक वास्तविक में तो ज्यादा सुंदरता की बात नहीं, जिस पर हमने ऑब्जेक्ट किया। काली रिवर का फ्लो एक किसी भी पहाड़ी रिवर की तरह बारिश और पानी के हिसाब से थोड़ा थोड़ा बहाव की दिशा बदलता रहता है। और उसी पर कुछ दिन पहले बुलंद शाह ने कहा भी था
कि कुछ हमारा इलाका उनके पास, कुछ उनका इलाका हमारे पास, इस तरह का भी उन्होंने कुछ कहा था। वो काली रिवर अपनी दिशा बदलता रहेगा और ये मेजोरिटी इतनी होनी चाहिए कि हम एक पुराने पुश्तैनी में जो नाते हैं, रिश्ते हैं, उनको कायम रखें और इन चंद छोटी छोटी बातों पर प्रभावित होकर उछल कूद करके इतने प्राचीन संबंधों में खटास पैदा न करें। मैं समझता हूँ शाह साहब थोड़ा मैच्योर होकर उन बातों पर समझदार हो जाएंगे, समझने लगेंगे। और जैसा कि संकेत उनके विदेश मंत्री ने दिया है कि हम पिछले बोझ को उठाकर आगे नहीं चलेंगे, अपने संबंधों में कुछ नवीनता लाएंगे। जो स्ट्रेटेजिक ड्राई जंक्शन है वहाँ आईटीबीपी का कंट्रोल है, 1962 से है, अभी तक है और इसी तरह रहेगा। ये बात मैं अपनी दृष्टि से अपने सूझबूझ से कहता हूँ और ये दोनों देशों को मान्य होनी ही चाहिए, क्योंकि ग्राउंड रियलिटीज में कोई चेंज न अभी तक आया है, न आने की संभावना है, तो उसके ऊपर लेकर खटास क्यों पैदा करें। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है, क्योंकि हम आपको बता दें कि बालिन साहब बोले भले हैं, लेकिन उसकी हकीकत और रियलिटी क्या है वो कर्नल सर ने बताया है। और साथ ही साथ बालिन शाह ने किसी का पपेट बनने से साफ इनकार किया है। मतलब चाइना का जो इफेक्ट रहा है नेपाल पर, वो अब रहने वाला नहीं है। और ये कहकर ही वो जेनजीज के बीच में बहुत फेमस हुए और अब तो प्रधानमंत्री हैं। बात कर्नल सर जेनजीज की आई है, तो ये जेनजी शब्द जो है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी है। भारत में भी तो जेनजीज का प्रयोग होने की स्थिति बनती है, लेकिन वो सब फुस हो जाता है। पहले वीडियो में आपसे बात किया था कि कॉकरोच पार्टी वो भी जेनजीज को दिल्ली में इकट्ठा करने की कोशिश कर रही थी। अभिजीत दीप के आए और कुछ कर नहीं पाए बेचारे। जंतर मंतर पे सब कुछ किया उन्होंने, लेकिन वो बेहोश भी हो गए और गर्मी से इतना परेशान हुए कि एसी गाड़ी में बैठ करके उनको जाना पड़ा। बड़े नौटंकी किए। तो जेनजीज विचारवान तो हैं, चाहे वो भारत के हों चाहे हमारे पड़ोसियों के, लेकिन अगर उसमें से विचारवान लोग इतिहास, भूगोल, वर्तमान, भविष्य और भूत तीनों को जान करके और संतुलित बात करें, तो इस पूरे खित्ते का, चाहे भारत हो, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, वहाँ के युवा किसी के लिए प्रयोगशाला नहीं बनेंगे। और यही डीप स्टेट्स करती आ रही हैं। नेपाल में प्रयोग किया, श्रीलंका में प्रयोग किया, बांग्लादेश में प्रयोग किया, यहाँ भी प्रयोग हो रहा है। अब उस प्रयोग के बाद नेपाल में जो कुछ भी दिख रहा है, वो उनके प्रधानमंत्री को बहुत समझदारी से बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि अब उन्हें हकीकत से रूबरू होना पड़ रहा है। उसका जब सामना कर रहे हैं तो उनको लग रहा है कि भारत के बिना बात नहीं बन पाएगी। आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं। इसके संदर्भ में भी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? दिवाकर जी, मैं दोहराना चाहता हूँ, वो ट्रीटी ऑफ सुगौली, हाँ, सुगौली की संधि है कहलाती है, सर। 1816 की, जी जी, वो वो सुगौली की अंग्रेजों और संधि। नेपाल के बीच हुई थी। अब जैसा मैंने कहा, 1816 का एक प्रसंग उठाकर 2026 में उसके ऊपर एक भ्रांति पैदा करना, जबकि 1962 का एक काफी उछल पुछल उस खास इलाके ने देखा है और उसके बाद 1954 से आज तक एक निर्धारित ग्राउंड सिचुएशन है जिसको मान्यता दोनों देश अब तक देते आए हैं। तो उसके ऊपर कुछ फेरबदल करने की सोचना, क्या ये नोट पर छाप दिया, ये वक्तव्य दे दिया, मैं समझता हूँ इस बचकाने व्यवहार से ये छोटा भाई देश द्वारा, और मुझे तो गोरखा नेपाल से सेना की वजह से बहुत अधिक प्यार है, क्योंकि हमारी सेना में तो नेपाली गोरखे बहुत हैं। जी जी मैं तो थोड़ी बहुत नेपाली भाषा भी जी जी दोस्तों गोरखों से सीखकर बोलने लगा था।
और मैंने एक उनका शस्त्र होता है कुकरी, वो कुकरी मुझे गिफ्ट दी थी नेपाल में, और वो आपका कुकरी तो मेरे जुड़ाव रहा है पास है। आर्मी से तो जी। क्योंकि गिफ्ट दी थी, मैंने एक नेपाली एनसीओ थे हवलदार, जो बहुत एक्सपर्ट निपुण थे, माहिर थे कुकरी चलाने के, उनसे ट्रेनिंग लिया उसको प्रयोग करने की। जी और दशहरे में कुकरी के एक कट से बकरा काटा जाता है, उसको बड़ा शुभ मानते हैं। और आप जब दशहरा अटेंड करते हैं तो उस कार्यक्रम को गिने चुने लोग कर पाते हैं। मैंने उस कार्य में भी गोरखा बटालियंस में विजिट करते हुए उस कुकरी का प्रयोग कर कर दशहरे के त्योहार को नेपाली तौर पर बड़ी मान्यता में भी भाग लिया है, और गर्व है मुझे इसका। बिल्कुल जो क्या कि कर्नल सर ने, मैंने कहा ना कि बहुत ही इमोशनली जुड़े हुए हैं नेपाल और नेपाल के मामलों से। तो उन्होंने बताया भी कि किस तरीके से आर्मी में अधिकारी के पद पर रहते हुए ये गोरखाओं से कनेक्ट होते थे और उनकी भाषा, उनकी शैली, उनके आक्रामकता के अंदाज को अपने साथ, अपने साथियों के साथ उसको जोड़ते थे। वो कनेक्शन भारत और नेपाल का है, और उसमें जेनज़ी के प्रधानमंत्री या नेपाल के नवयुवक प्रधानमंत्री अगर कुछ बात कर रहे हैं तो उसका कोई गलत इफ़ेक्ट न पड़े, गलत संदेश न जाए पूरी दुनिया में, ये देखना बड़ी ज़िम्मेदारी है। कर्नल सर ने जितनी बातें रखी हैं, जितनी ऐतिहासिक तथ्यों के साथ अभी तक के जितने प्रयोग हुए हैं और जो विकास हुआ है संबंधों में, उसके परिप्रेक्ष्य में इन्होंने जो कुछ भी कहा है, आप उस बात से कहाँ तक सहमत हैं, इस पर अपनी राय रखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल हार्ट ऑफ भारत को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में कर्नल सर के साथ किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए हार्ट ऑफ भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।